उत्तराखंड में नगर निकाय प्रशासकों के हवाले, यानी डीएम जिला अधिकारी अब निकायों की जिम्मेदारी को संभालेंगे, क्योंकि चुनाव अब कब होगा यह तय नहीं है। यानी चुनाव के अभी भी आसार है कि नहीं, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब इसी को लेकर सियासी तकरार है। निकाय चुनाव में देरी का आखिरकार किसे फायदा मिलेगा, यह एक सवाल बन जाता है। मसला आरक्षण की लड़ाई का है। अब शहर वाली सरकार पर सियासी तकरार हर बार क्यों होती है? क्यों हर बार यह जिक्र आता है कि निकाय चुनाव को टाल दिया जाए या निकाय चुनाव आगे खिसक जाए, इससे किसी को फायदा होगा। 2018 5 साल का कार्यकाल 1 दिसंबर को खत्म हुआ। वैसे अगर रुड़की और बाजपुर पालिका को छोड़ दें, क्योंकि यहां चुनाव बाद में होते हैं, और नगर निगम रुड़की में, तो अधिकांश नगर पालिका और निगमों में होने वाले चुनाव को लेकर हर बार यह स्थिति पैदा क्यों होती है, इसको लेकर हर बार सवाल बना। वैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री पंचायतों में चुनाव नहीं होते। अब सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार की मंशा थी कि चुनाव टले और ठीक वही हुआ, लेकिन क्या इसका सियासी फायदा मिलता है? और क्या वाकई इस हालात के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड में 8 नगर निगमों के साथ साथ 97 नगर निकाय अब प्रशासकों के हवाले होने जा रहे हैं। वजह है नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होना। ऐसे में अब जिलाधिकारियों को ही प्रशासक का जिम्मा सौंपा गया है। अब इसको लेकर उत्तराखंड की सियासत हिलौरे मार रही है। सियासत के किस्से आपको बाद में सुनाते हैं, मगर उससे पहले मामले को आप समझ लीजिए कि सियासी बवाल क्यों हो रहा है। दरअसल प्रदेश में 97 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 साल का कार्यकाल 1 दिसंबर को खत्म हो गया। 2 निकायों नगर निगम रुड़की और नगर पालिका परिषद बाजपुर के चुनाव बाद में होने के कारण उनका कार्यकाल साल खत्म होना है। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते। नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले या बाद में निकायों के चुनाव कराए जाने चाहिए। 2 दिसंबर से आगामी 6 महीने या नए बोर्ड के गठन तक ये प्रशासक नियुक्त होंगे। शहरी विकास निदेशालय के मुताबिक वर्ष 2018 में निर्वाचित 84 नगर निकायों का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को पूरा हो गया है। अब इसी को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस बाहें चढ़ाते हुए सत्ता पक्ष यानी बीजेपी पर तोहमत मर रही है, ये कहते हुए कि सरकार की पहले ही मंशा चुनाव कराने की थी ही नहीं। अब भाजपाई कह रहे हैं कि ये काम आयोग का है, हम चुनाव के लिए हरदम तैयार हैं। सरकारों का ये संवैधानिक दायित्व होता है कि वो आसन्न चुनावों को समय पर कराएं, और अगर ये सरकार समय पर उन चुनाव को आसन्न जो निकायों के चुनाव हैं उनको अगर समय पर नहीं करा रही है, तो इसका अर्थ ये है कि सरकार जिन कामों के लिए चुनी गई है उन कामों को करने में समर्थ नहीं है। प्रशासक बिठाना तो कोई कार्रवाई थोड़ी है, ये तो सरकार की मजबूरी है कि अगर आप समय पे चुनाव नहीं करा रहे तो प्रशासक बिठाएंगे। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो समय पर चुनाव न कराने के लिए क्या कारण थे, क्यों समय पर सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है। और मैंने कहा कि ये संवैधानिक दायित्व है, सरकार संवैधानिक दायित्वों को निभाने में फेल हो रही है। जो हमारी जो समिति बनी है, जो ओबीसी की सीटें हैं, जो एससी की सीटें हैं, जो एसटी की सीटें होनी हैं, उन सबको किस प्रकार से कहाँ किन किन नगर पालिका, किन नगर पंचायतों में, किन नगर निगमों में सीटें रिजर्व होनी, इन पर सब चीज़ें समिति कर रही है। निश्चित रूप से जल्दी ही वो समिति जैसे ही अपनी रिपोर्ट दे देगी
तो सरकार चुनाव करवाएगी। सरकार कहीं चुनाव करवाने में पीछे नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सही समय पर चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल है और तो ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार कौन नहीं चाहता कि वक्त पर चुनाव हो? जब सत्ता पक्ष चाहता है, विपक्ष चाहता है, आयोग चाहता है, तो फिर कौन नहीं चाहता कि वक्त पर चुनाव हो? और क्या चुनाव को आगे टाल देना राजनीतिक फायदे का सौदा है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये तीनों मेहमान बन चुके हैं। सचिन गुप्ता साहब बीजेपी के चेहरे हैं, गरिमा दत्त सोनी कांग्रेस का चेहरा है, रविंद्र जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सत्ता में आप तो मुराद पूरी हुई, मिशन कामयाब हुआ, प्रशासकों के हवाले नगर निगम निकाय जो चाहते थे वही हुआ। पहले तो मैं आपके वक्तव्य को जो है थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूं कि ये सरकार की मंशा नहीं थी कि प्रशासक बैठे और प्रशासक से नगर निगम को चलाए। किसकी मंशा थी सर? सरकार के निर्वाचित नगर निकाय थी और देहरादून में और अधिकतम जो है नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और वर्तमान में भी प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दो बार सरकार आई है। 2017 में भी और 2022 के चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। नहीं, मैं इतिहास नहीं पूछ रहा कि मनोरमा शर्मा डोबियाल कब मेयर बनी थी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन नहीं चाहता। मैं इतिहास नहीं गिना रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि मंशा थी, तो ये कोई मंशा नहीं थी। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो है कुछ कार्रवाई जिस तरह के प्रशासन शासक की रहती है, वो कमियां रही है, उसे पूरी करने के लिए जो है समय पे चुनाव कराना संभव नहीं रहा, इसलिए जो है प्रशासक बिठाया गया। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि किसकी मंशा नहीं थी समय पर चुनाव हो। चलिए आप ही बता दीजिए सर। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि सरकार की मंशा, तो सरकार तो आज भी तैयार है, आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आज चुनाव जो तो सरकार ने देखिए टेक्निकल एक समस्या रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी बीच में भी जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव की तारीख घोषित होगी, उसके बाद भी वो चुनाव नहीं हो पाए हैं। तो जब कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसमें जो है सरकार को जो है व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं आप लोगों की तरह इतना विद्वान तो हूं नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, आपने कहा हम तो तैयार है, जब चाहे तब चुनाव करवा लो, आज करवा लो, कल करवा लो। जी, तो फिर किसी ना किसी की तो गलती होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नहीं बता रहे वो भी छोड़िए, 5 साल पहले 2018 के बाद यह तय था कि 2023 में चुनाव होंगे? बिल्कुल तय था सर। तो ये प्रक्रिया जो आप अब शुरू कर रहे हैं 6 महीने पहले क्यों नहीं की डबल इंजन की सरकार ने? यही बता दीजिए सर, मैं तो छोटी बुद्धि का हूं, समझा दीजिए। नहीं, मैं आपको बताता रहा हूँ कि सरकार ने तो व्यवस्थाएं शुरू कर दी थी, लेकिन जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम जानना चाह रहा हूँ सर। 6 महीने पहले टेक्निकल प्रॉब्लम पूरी हो सकती थी को लेकर जो है। नहीं सचिन जी, हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं, निश्चित रूप से सरकार कर रही है। नहीं, कर तो रही है। 6 महीने पहले अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब कुछ कमियां रह जाती है मजदूरों को बाहर नहीं निकालना था, संविधान में प्रशासक व्यवस्था है या नहीं है? नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, संविधान में प्रशासक व्यवस्था है ना, किस लिए है वो? इसीलिए है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो है सरकार जो है समय पर अगर चुनाव नहीं होते हैं तो सरकार को एक बार ये विकल्प होता है कि सरकार प्रशासक बिठा दे। ठीक, ये विकल्प तभी होता है जब आप लोकतंत्र की इससे सर हत्या करना भी आरोप लगाते हैं विपक्ष। प्रशासक बैठ रहे हैं और कार्यकाल जो है, यानी आप ये कह दीजिए हम कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं तो बात भी ठीक है। ठीक, गरिमा जी हम ये भी वो ये कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम तो तैयार है, जब बोले तब कांग्रेस के कार्यकाल में प्रशासक बैठे हैं तो निश्चित रूप से जो है अगर प्रशासकों से ही काम करवाना है तो फिर चुनाव की क्या दरकार सर? प्रशासकों से ही काम करवाना है तो फिर चुनाव की क्या दरकार? बात ही खत्म हुई। संविधान में व्यवस्था है। ठीक, गरिमा जी वो कह रहे हैं जब चाहे तब चुनाव करो, हमारी क्या गलती? देखिए, ये अंदेशा हमें आज से नहीं था कि ये निकाय चुनाव समय पर नहीं कराएंगे। सचिन जी अपनी सरकारें गिना रहे हैं, यही सवाल तो हमारा भी है कि प्रचंड बहुमत की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार एक चुनाव बीते भर का नहीं करा पा रही है। नगर निकायों के चुनाव इनके लिए तो खेल है कराना, क्योंकि ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक वाले सरकार वाले हैं। प्रशासक की अगर संविधान में है तो राष्ट्रपति शासन का भी प्रावधान है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए पूरे देश में, उसका भी प्रावधान है। ये लोकतंत्र है, ये जनता के जनप्रतिनिधियों से चलता है। और अगर प्रशासकों में ही निकायों को संभालना है तो फिर पार्षदों की और महापौरों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी क्योंकि आज बैकफुट पर हैं, अंकिता भंडारी को आप न्याय नहीं दिला पाए,
भर्ती परीक्षाएं आपने लीक करवा दी आपके कार्यकाल में। UPSSC का अभी तक कोई भी पटाक्षेप नहीं हो पाया। जोशीमठ भू धसाव आपके समय पर हुआ, केदारनाथ में सोना चोरी आपके समय पर हुआ। और अगर हम लोकल की बात करें कि क्यों आप निकाय चुनाव में आपका सुपड़ा साफ था, ये आपको अंदेशा था कि आप ना डेंगू को संभाल पाए, आप ना नाले खाले बना पाए, आपने एक नया पार्क जो है एडिशन नहीं किया। आपने पिछले 7 साल के कार्यकाल में एक नया पार्क आपके समय पर नहीं बना है, और जो पुराने पार्क हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। न स्ट्रीट लाइट्स हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ना CCTV कैमरे हैं, जो कि एक नगर निकायों को इंतजाम करने चाहिए। गरिमा जी, तो जी, ये पहली बार हो रहा है जब प्रशासकों के हवाले निकाय जा रहे हैं? नहीं, पहली या बार आपके नहीं हो रहा शासनकाल है। में भी हुआ? पहली बार नहीं हो रहा है तिलक जी, मैं वही आपको बता रही हूँ कि हमारी स्थिति बिल्कुल अलग थी। हमारी हाँ। स्थिति ये थी कि एक तो दैवीय आपदा हमारे समय पर आई। हमारे समय पर आपने देखा कि किस तरह से हमारी चुनी हुई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को टॉपल करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया गया, और बड़ी टूट कांग्रेस में हुई। 10 लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। तो उस तरह के आपदा जैसे मंजर जो कांग्रेस में आए, वो भाजपा के लिए वैसी स्थिति नहीं है। जब 2 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा था नगर निकायों का, उससे पहले यानी आप ये कह रहे हैं डर गए थे, इस वजह से इन्होंने चुनाव को आगे खिसका दिया? ये बैकफुट पर थे, इनको पता था कि सचिन जी जल्दी से, फिर मैं रविंद्र जी पूरा वक्त आपको दूंगा। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो सही रिजल्ट नहीं होंगे। ये कह रहे हैं आपकी मंशा थी नहीं, क्योंकि आप डर गए थे, ये जानते थे कि आप चुनाव हारेंगे। नहीं, गरिमा जी मेरी बड़ी बहन है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, अगर इनकी मर्जी है तो वो तो ठीक है। आपातकाल की बातें आपने ताजा कर दी, लेकिन अगर सरकार की मंशा जो है सरकार चुनाव टालने की होती तो जो है सरकार सीधे सीधे जो है उस बात को आगे बढ़ाती। लेकिन सरकार तो पहले दिन से कह रही है, सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री पहले दिन से इस प्रयास में लगे हैं, और संगठन भी पूर्ण रूप से तैयार है। संगठन भी आज भी जो है चुनाव के फेवर में और चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और चुनाव चाहती है। और अगर कांग्रेस इस बात से बच जाए, गरिमा जी देखिए आप बहुत अच्छी वक्ता है, लेकिन आप श्रोता भी बनेंगे तो अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छी वक्ता है, श्रोता भी बनेंगे तो अच्छा लगेगा। और देखिए आप कांग्रेस आप देखिए आप आज की बात कर रहे थे, मैं तो आप कर चुके उसकी बात गिना रहा हूँ। आप तो जो आप आज करने की बात कर रहे हैं, मैं तो आपकी बात गिना रहा हूँ कि आपने क्या किया है। पूछ रही हूँ, अगर आपातकाल देश में आपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो बताइए, सबसे बड़ा सत्ता का दुरुपयोग किया हो तो कांग्रेस ने किया है। आपातकाल पूरा देश जानता है कि किस तरीके से है। मैं तो केवल बात को दोहरा रहा हूँ, मैं तो बात को दोहरा रहा हूँ। जब आपने बोला कि देश में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, जब आपने बोला देश में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, मैंने तो केवल बात को पूरा किया आपके। देखिए सुनिए, आप श्रोता भी बनिए, अच्छा आपको अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए। आप बड़ी है हमारी, आपको अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए। ऐसे तो जनता और श्रोता सुनी नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। तथ्यात्मक बातें है ही नहीं बताने के लिए डिबेट में। हम तो बता रहे हैं, हमने आपको बताया। 1 मिनट सचिन जी, गरिमा जी 1 मिनट में रविंद्र जी को चर्चा में ले आऊं। 1 मिनट रविंद्र जी। तिलक जी, इन्होंने सचिन जी ने कहा टेक्निकल इश्यूज की वजह से चुनाव नहीं हो रहे। पूछिए इनसे क्या है वो टेक्निकल इश्यू। नहीं, वही तो मैं इनसे बात ही जरूर कराऊंगा कि सचिन जी बता नहीं रहे टेक्निकल इशू क्या है वो। आप धर्मांतरण कानून की बात करते रहे, वो 1 मिनट रविंद्र जी, पहले मैं रविंद्र जी को ले आऊं, फिर टेक्निकल इशू बताएंगे सचिन जी। चुनाव नहीं कराना। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको कि ये आगे क्यों खिसके चुनाव, इसके लिए कौन जिम्मेदार? प्रशासक तैनात? देखिए चावला जी, पूरी तरह से राज्य सरकार इसके लिए उत्तरदायी है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ऐसा लगा कि जो ऑडियो उठा दीजिएगा, नगर पालिका और नगर निकाय का जो ये कार्यकाल इन्होंने टाला, क्योंकि सभी नगर पालिका में और नगर निकायों में जिस प्रकार के घपले घोटाले हुए और जिस प्रकार से इनकी बोर्ड की बैठकों की जो चर्चा है, जो अपने करीबियों को टेंडर दिलाने की जो बातें मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आई, और जिस प्रकार से डेंगू में ये पूरी तरह से फेलियर हुए, तो इस बात के डर से कहीं ना कहीं धामी जी को लगता है कि अभी ताजा मामला है, कहीं ऐसा ना हो इस कारण हमें हार का सामना करना पड़े, पहली बात। दूसरी एक कारण जो मैं चावला जी इसके पीछे और देखता हूं पॉलिटिकल, वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि यदि नगर निकाय के चुनाव पहले कराए गए
और हमारे वार्डों में जो एक से अधिक प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी लाइन में कतार में टिकट पाने को खड़े हैं, उनके टिकट कटते हैं तो एक बड़ी टूट भी भारतीय जनता पार्टी में होती मुझे दिख रही है, और जिसका नुकसान सीधा सीधा लोकसभा चुनाव में पड़ सकता था। तो एक बड़ा कारण ये भी चावला जी है जो इन्होंने चुनाव को टाला। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कारण भी रहा है। चावला जी, ठीक, पहली बात जो आपने टेंडर वाली बात कही, सर सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में या पंजाब में, जहां जहां आपका कब्जा वहां वहां आपके लोगों को टेंडर मिलते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा, होता है ना सर? जो आप नहीं बोर्ड साइकिल पार्किंग से लेकर स्कूटर पार्किंग, वो एक विषय नहीं है। विषय ये है जो आपने कहा कि देर क्यों हुई, उसके पीछे सचिन जी कह रहे थे टेक्निकल दिक्कत। सचिन जी जरा वो टेक्निकल दिक्कत बता दीजिए उत्तराखंड की आवाम को क्या है। देखिए, निश्चित रूप से जो है पूरे देश में जो है आपने देखा होगा कि जो है ओबीसी का सर्वे चल रहा है, और ओबीसी के सर्वे का कार्य जो है अभी भी जो है पूरा नहीं हुआ है, और उसको लेकर जो है जो परिसीमन है, जो आरक्षण है, वो तय होने हैं। तो ये कौन करता है सर? कारण जो है ये देखिए, निश्चित रूप से जो है इसके लिए जो है व्यवस्था है, इसके लिए जो है निर्वाचन परिसीमन का काम तो आप 6 महीने पहले भी कर सकते थे ना। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग इस व्यवस्था को देख रहा है, और आपने देखा होगा अभी एक और व्यवस्थाएं चल रही है जिसकी शुरुआत चल रही है कि कैंटनमेंट बोर्ड्स की भी जो है व्यवस्थाएं किस तरीके से नगर निकाय में उसको सम्मिलित करना है, नगर निकाय से बाहर रहकर उसको नगर पालिकाएं बनाना है, तो उसको लेकर भी बड़े स्तर पे, केंद्र स्तर पे नहीं, रविंद्र जी कह रहे हैं आपकी मंशा, आपको डर था कि आपके घर में फूट होगी। टेक्निकल तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया क्योंकि मैं बड़ा कमजोर हूं इस मामले में, लेकिन टेक्निकल जितना आपने समझाया कि आप चाह रहे थे लेकिन आयोग नहीं चाह रहा था, राइट? देखिए, आयोग का काम ही रहा है, अभी आयोग का काम अधूरा रहा है। यही नहीं, मतलब आयोग की वजह से ही चुनाव टले, आयोग चाहता तो समय पर चुनाव करवा लेता, राइट? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार को किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। रविंद्र जी पहले काम करेगा, ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वो ये कह रहे हैं कि टेक्निकली देखा जाए तो आयोग जिम्मेदार है। डर रहेगा कि हमारे सचिन जी आपकी बात, आप ही की बात, ये कह रहे टेक्निकली देखा जाए तो आयोग जिम्मेदार है, हम नहीं है। आयोग की वजह से देरी हुई, आयोग ही इसके लिए जिम्मेदार है। जितनी बात मैं समझ पाया। रविंद्र जी जल्दी से। बात कही है 100% ठीक है। इनकी सरकार को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी टूट होती जब टिकट बंटवारा होता और लोग नाराज होते, पार्टी में टूट होती, जिसका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव लोकसभा के चुनाव पर पड़ना तय था। तो इनको लगा कि बड़े चुनाव में हार हो, इसके लिए छोटे चुनाव को टाल दो। ये बिल्कुल मैंने आपको पॉलिटिकल जो इसका स्टेप है और जो पॉलिटिकल कारण है अंदर का, वो मैंने आपको नगर निगम चुनाव का असर लोकसभा के चुनाव पे पड़ता है। चुनाव से लोकसभा का कोई अंतर नहीं होता आनंद जी। अरे भाई, जब तुम्हारी पार्टी ही टूट लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे लड़ा जाता है, ना कि गली मोहल्ले के नियम से। इसे समझना चाहिए भाई, आपको गली मोहल्ले से बाहर आना चाहिए। अरे सचिन भाई, तुम तो पार्षद रहे हो भाई, तुम्हें तो ज्ञान होना चाहिए। मैं तो 10 साल तुम्हारे तुम्हारा ही टिकट कट जाएगा तो तुम पार्टी के लिए काम कैसे करोगे? मैं तो आज भी कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट कटेगा ना, काम नहीं करूंगा मैं आपसे। ये नीति हमारे यहाँ नहीं है ना। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में आपको भी जानकारी चले गए, आपको भी पता होगा, गरिमा जी भी जानती हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट काटे, आज कांग्रेस पे खड़े हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं नहीं होती है, जिसको टिकट मिला वो कमल का प्रत्याशी है हमारे यहाँ। भाई आप तो खुद पार्षद रहे हैं, आपको इतना तो समझ होगी कि यदि इस समय आपके यहाँ जो कतार है वार्डों में 3-3, 4-4 लोगों की, अगर उसमें से किसी को टिकट दिया गया तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? रविंद्र भाई आपने बता तो दिया, हम आपने रेड कारपेट बिछा रखा है, बात ही खत्म हुई। 1 मिनट हमारे दावेदार ज्यादा है, 1 मिनट, ऐसा नहीं है। 1 मिनट, ठीक है सर। फिर वही वाली बात है ना कि इनके यहाँ तो दावेदार है, 4 बर्तन आपस में खटक रहे हैं, आपके यहाँ तो बर्तन भी नहीं है जो आपस में खटके। 1 मिनट, गरिमा जी ये कह रहे हम तैयार थे, आयोग की तैयारी नहीं थी जिस वजह से ये चुनाव टला, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये थी टेक्निकल प्रॉब्लम। मतलब इतनी हास्यास्पद और जो गले से नीचे ना उतरे इस तरह की बातें सचिन गुप्ता जी यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊं तिलक जी, कि आयोग ने अभी हाल ही में प्रेस वार्ता करके एक नया खुलासा किया, और अब क्यों किया ये समझ से परे है। जब चुनाव निपट गए
2022 का चुनाव हो गया और आयोग 1 महीने पहले प्रेस करके कहता है कि उत्तराखंड के अंदर 2 लाख फर्जी वोटर पाए गए हैं, यानी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन धरातल पर वो देखे नहीं गए या उनमें से कोई उपस्थित नहीं हो पाए ये बताने के लिए कि हाँ ये हमारा नाम है। तो आयोग या तो 2022 के विधानसभा चुनाव को नल एंड वाइड करे, क्योंकि उत्तराखंड का जैसा छोटा प्रदेश बहुत मायने रखते हैं 2 लाख वोट। और परसों के समाचार पत्रों की खबर है कि धर्मपुर विधानसभा अकेले से 10,000 वोटर गायब कर दिए गए हैं वोटर लिस्ट से, 10,000। तो आप सोच सकते हैं 10,000 किसी भी विधानसभा या निकाय चुनावों के मद्देनजर एक ह्यूज नंबर है जो कि तय करेगा जीत और हार। तो इनको उन सारी बातों के लिए भी समय चाहिए था। इनको जो है वोटर लिस्ट में से वो लोग चिन्हित करने हैं जो हार्डकोर कांग्रेसी हैं, जो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका नाम कटवाना है या गायब कर देना है वोटर लिस्ट से। तो वो कवायद ये बेचारे धर्मांतरण कानून और यानी आप ये कह रहे हैं कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? नहीं, मैं सीधे सीधे ये भी नहीं कह रही हूँ कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन ये कह रही हूँ कि आयोग का ये औचित्यपूर्ण नहीं लगा कि चुनाव को 1.5 साल बीत जाए और तब आप बताएं कि उत्तराखंड में 2 लाख वोटर जो है फर्जी तो है। अब आपको यही मंशा जो रविंद्र जी कह रहे हैं कि भैया ये हार का डर था, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, हार का तो निश्चित थी इनकी हार, वो तो किसी को कोई संशय नहीं है। आपको भी ये लगता है कि निकाय के चुनाव का असर 24 के चुनाव पर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता, क्योंकि एक लहर जो है वो चेंज हो जाती। और इस वक्त आप देखिए, चाहे स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य हो, चाहे सड़कों की बदहाल व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था हो, चाहे रोजगार के लाले। मैं आगे बढ़ूं सचिन जी के पास, यानी आप ये भी समझा रहे हैं कि जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उसका असर भी 24 के चुनाव पर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत तो हिमाचल कर चुका है एक बदलाव, क्योंकि यही स्थिति 2019 के चुनाव से पहले थी, जहां पर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीते थे, मतलब कांग्रेस जीती थी। और ठीक इसके विपरीत 19 के चुनाव के नतीजे आए, आप वहां अपने लोकसभा की सीटें नहीं बचा पाए और 0 सीटें आई। मैं इसलिए ये बात कह रहा था। खैर सचिन जी जवाब दीजिए जो बात गरिमा जी कह रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं चावला जी आप ही की बात रखने वाला था कि 2019 में भी चुनाव है, उससे पहले जो है 2-3 राज्यों में जो है कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। लेकिन अगर मेरे कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के मित्र इस बात को लेकर चले केवल नगर निकाय का चुनाव इसलिए टल रहा है कि शायद लोकसभा प्रभावित, तो ये शायद उनकी गलतफहमी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे है और राष्ट्रीय स्तर का चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है और निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है और निश्चित रूप से तीसरी बार केंद्र में भी जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। पहली बात तो ये है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि नगर निकाय का चुनाव, क्योंकि एक बिल्कुल जो मैंने आपको स्पष्ट कहा है कि एक ओबीसी का सर्वे जो आयोग ने पूरा करना था, जिससे जो है केंद्र संतुष्ट नहीं हुआ है, उसको आयोग को जो है दोबारा से उससे पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। इसलिए ओबीसी के कारण जो है अभी इस चुनाव को कराना संभव नहीं था, जो ओबीसी का सर्वे था। दूसरा जो है, जो कैंटनमेंट बोर्ड्स को जो नगर निगम में मिलाने की व्यवस्थाएं चल रही है, उसको लेकर भी जो है पूरा होमवर्क नहीं हुआ, इसलिए जो है आयोग ने इसमें समय मांगा है। आयोग ने कहा है कि अगर तो गरिमा जी ये 6 महीने पहले भी होमवर्क पूरा हो सकता था। नहीं तिलक जी सुनिए, तो आपने कहा 2019 में बिल्कुल उलट चुनाव परिणाम आए, उसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, वो सतपाल मलिक जी दे चुके हैं। सतपाल मलिक जी ने कहा कि पुलवामा रोका जा सकता था, लेकिन शायद किसी की मंशा नहीं थी रोकने की, शायद कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा चाहता था कि देश के अंदर 47 विषय भटक जाएगा हो। हाँ, मैं इस बयान को तब आपके साथ खड़े होकर मानता जब वो पद पर रहते हुए ये बात बोलते। नहीं, पद पर रहते और पद के बाद की बात नहीं होता है गरिमा जी, होता है जब आप पद को छोड़ देते हो फिर उसके बाद कहते हो कि नहीं ये हुआ। अभी उस विषय में मैंने बहस भटक जाएगी। 1 मिनट रविंद्र जी। नहीं, उन्होंने पद पर रहते हुए भी, सुनिए, सतपाल मलिक जी ने पद पर रहते हुए भी किसान मोर्चे का समर्थन किया था, आपको याद होगा। किसान मोर्चे और ये विषय अलग है गरिमा जी। नहीं, वो विरोध हमेशा जताते थे, बस उनकी आवाज दबा दी जाती थी। लेकिन आज जब वो अपने मुखारबिंद से कह चुके हैं कि चुनाव को पलटाने, आप ये कह रहे हो कि पुलवामा की वजह से ही ये 2019 में चुनाव जीते। हमारे वहां तो निश्चित रूप से, हमारे वहां 3.5 लाख से हार हुई है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों की, जबकि स्टॉलवर्ड्स चुनाव लड़ रहे थे। वो कतई पॉसिबल नहीं था अगर ये पुलवामा की घटना ना हुई होती। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ओबीसी सर्वे
हाँ। ये जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तब तो ये उसको नकारते हैं, तब तो ये कोई स्टैंड या चुप्पी साध लेते हैं उस पर। आज ये ओबीसी सर्वे की बात कहकर निकाय चुनावों की जो आड़ ले रहे हैं वो किसी को पच नहीं रही है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि उत्तराखंड में लोग इस वक्त बेजार हो चुके हैं और जान चुके हैं कि कमल का फूल उनकी भूल थी। ठीक, रविंद्र जी, यानी कुल मिला के निकाय चुनाव में कांग्रेस जीत रही थी और बीजेपी हारे थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ, यही कह रहे हो ना रविंद्र जी? देखिए चावला जी, जिस प्रकार से राजधानी देहरादून के मेयर साहब सुनील उनियाल गामा जी ने हाँ। भ्रष्टाचार किया और बच्चे बच्चे की जुबान पर आज ये बात है कि किस प्रकार गामा जी ने अपनी संपत्ति को 100 गुना बढ़ाया। तो देखिए इसका भी एक डर माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में रहा होगा कि जो छवि गामा जी ने नगर अच्छा, तो मतलब गामा जी की वजह से पूरा चुनाव टाल ये दिया? भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। नहीं, गामा जी की वजह से पूरा चुनाव टाल दिया? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्हें खुद प्रेस करके सफाई देनी पड़ी और आज तक उन्होंने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं करा। बच्चा बच्चा जानता है कि आज उनके कितने पेट्रोल पंप हैं, कितनी उनपे गाड़ियां हैं, कितनी प्रॉपर्टी है और 4 साल पहले वो कैसे चाउमीन बेच करके अपने घर को गजब रविंद्र जी आ गई आपकी बात की गामा जी भ्रष्टाचारी साबित हुए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तिलक जी बता रही थी आपको कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने इतना बेहतरीन काम अपने वार्डों में किया है कि अब इन्होंने क्या किया कि जो स्वीकृत हो गई थी योजनाएं, जो पार्षदों को 25-25 लाख की अपने वार्डों में स्वीकृत योजनाएं थी, उसका धन आवंटन तक रोक दिया और अब प्रशासक उन कामों को करवाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। जल्दी फाइनल कमेंट सचिन जी, वक्त नहीं है। ये कार्य हमारे द्वारा देखिए, हर वार्ड में आपसे सचिन जी का ऑडियो रहेगा। निगमों का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव, जब भी नगर निकाय चुनाव आयोग घोषित करेगा, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और लोकसभा चुनाव भी 2024 भी जो है, यानी कुल मिलाकर सचिन जी कह रहे हैं गामा जी को ही टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी गामा जी को ही टिकट मिलेगा, पक्का ना? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होगा। नहीं नहीं नहीं, गामा जी को टिकट दोगे ना? मिलेगा उसके लिए गुप्ता जी अब क्यों घुमा रहे? काम किया उन्होंने, विकास किया है मेयर का। चावला जी देखिए, निश्चित रूप से टिकट जो है संगठन तय करेगा। तो आप बोल तो दो, इतना तो बोल दो कि गामा जी चेहरा होंगे। मैंने टिकट तय नहीं करना है, टिकट संगठन। गुप्ता जी अब देखिए, अब आप बोल भी नहीं रहे, आप ये तो बोल सकते हो कि गामा जी को मिलना चाहिए। अगर देखिए निश्चित रूप से आरक्षण चलिए, आरक्षण में महिला होनी है, SC होनी है, SC ST होनी है, जो सीटों नहीं तो आप वकालत तो कर सकते हो कि गामा जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनको दे दो टिकट। निश्चित रूप से देहरादून में जो है ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और देहरादून की जनता खुश है। जो भी प्रत्याशी बनेगा, नहीं जो भी नहीं, गामा जी बनेगा कि नहीं, जनता जो है उसको माथे बढ़ाएगी और नगर निगम में चलिए ठीक है, ओके, भारतीय जनता पार्टी ओके, जो भी प्रत्याशी बनेगा, लेकिन गामा जी बनेंगे या बनेंगे, गुप्ता जी ने इसकी वकालत नहीं की। कुल मिला के बात इतनी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, गरिमा जी, रविंद्र जी और गुप्ता जी, आपका भी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर ये सियासी दंगल आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि देरी हुई किसकी वजह से? बीजेपी कह रही है हमारी वजह से नहीं, ये काम आयोग का था, आयोग ने पूरा नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।